अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये वॉचिंग अप फ्रंट विद मोना आलम। आज भी नाजरीन एक गहमा गहमी भरा दिन था और कोई मुश्किल से ही ऐसा दिन है जो कि पाकिस्तानी सियासत में इस तरह से ना हो, क्योंकि आज भी जमात इस्लामी का जो धरना है वो जारी और सारी है और इस हवाले से मुज़ाकरात की भरपूर कोशिशें कर रही है हुकूमत कुछ हद तक अननर्व्ड ज़रूर नज़र आती है नाजरीन, क्योंकि जमात इस्लामी का भी एक तरफ धरना है और दूसरी तरफ एक इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अब उनसे हाथ मिला लिए और कहा है कि इमरान खान साहब ने खुद के जी अब सारे हमारे भी जो कारकुनान हैं वो जाकर हिदायत की है उन्होंने कि इस धरने में शामिल हों, और पीटीआई ने अपने भी जो है धरने की वो अब कॉल दे दी है। अली अमीन गंडापुर साहब इसको गालिबन लीड करेंगे। तो ये कि ये दो तीन चीज़ें हैं जो कि एक साथ को इंसाइड होती हुई नज़र आ रही हैं हुकूमत के खिलाफ। डिमांड्स तो हैं, 10 मुतालबात हैं जमात इस्लामी के इस पूरे धरने के, जिसके बाद वो कह रहे हैं कि हम उठेंगे अगर ये पूरे कर दिए जाते हैं तो। मुज़ाकरात की कोशिशें एक दफ़ा तो खैर किसी नतीजे पर ऐसा नहीं पहुंच पाई, लेकिन ये कि दूसरा जो राउंड है वो हमने आज शुरू होता देखा। इसके ऊपर बात रहेगी और इलेक्शंस एक्ट तरमीमी बिल, इसके ऊपर भी नाज़रीन गौर व खौज इंशाल्लाह आज करेंगे अपनी इस नशिस्त में, क्योंकि इस हवाले से पार्लियामान का अब जो है दरवाज़ा खटखटाया गया है। प्राइवेट मेंबर्स बिल के तहत सुप्रीम कोर्ट ने जो एक बहुत बड़ी कामयाबी दी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या सुन्नी इत्तेहाद को, अब ये इस पूरे बिल का मकसद है, इस पूरे एक्ट का मकसद है, इसका मुसविदा भी हमारे पास इस वक्त मौजूद है। इस इन तरमीम का मकसद यही है कि जो हल्फ है वो तब्दील ना हो पाए प्राइमरीली ये, और जिस जमात ने डिज़र्व्ड सीट के लिए फहरिस्त नहीं दी है उसको दोबारा भी इस तरह की सहूलत न दी जाए, क्योंकि हुकूमती अलायंस ये समझती है या PMLN बिलखुसूस ये समझती है कि ये तमाम तर चीज़ें आइन को रीराइट करने के मुतरादिफ हैं। क्या वाक़तन ऐसा ही है? क्योंकि दूसरी तरफ का भी मौक़िफ़ उतना ही बुलंदो बांग है। वो ये कहते हैं कि हमने तो मजबूरी में एक दूसरी जमात में शमूलियत इख्तियार की थी, बावजूद इसके कि हमसे हमारा जो प्राइमरी जो इंतखाबी निशान था वो छीन लिया गया था, और हमने हर तरह के मुख्तलिफ तरह के और कई दफ़ा मज़ाक़ा खेज़ इंतखाबी निशानात के तहत हमने ना सिर्फ इलेक्शन लड़ा बल्कि जीता भी। तो लिहाजा ये कि मजबूरी के तहत हुआ हुआ फैसला जिसकी इलेक्शन कमीशन ने इंटरप्रिटेशन गलत की थी, वो उसकी वजह से हमें ये रास्ता इख्तियार करना पड़ा था, वरना किसको शौक था कि एक दूसरी जमात में शमूलियत इस तरह से इख्तियार की जाए, वो भी तब जब आपकी अपनी जो जमात है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना मौक़िफ़ है कि उस वक्त और अभी भी वो कहते हैं कि हम तो अपनी मकबूलियत की पीक पर बुलंदी पर थे। तमाम इन मामलात पे बात करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें इन नुकात के तौर पर देखते चलिएगा इन दोनों मामलात पर। सबसे पहले इलेक्ट तरमीमी बिल कायमा कमेटी पार्लिमानी उमूर से मंजूर हुआ है, अभी तक इसका ये सिनेरियो है। गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट 2017 तरमीमी बिल पेश किया गया, जिससे स्पीकर ने मुताल्लिका कायमा कमेटी को भिजवा दिया था। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल, जिसे इलेक्शन दूसरा तरमीमी एक्ट 2024 का नाम दिया गया है, इसमें पहली तरमीम सेक्शन 66 और दूसरी तरमीम सेक्शन 104 में मुतारिफ करवाई गई है। पहली तरमीम के मुताबिक किसी सियासी जमात की जानिब से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता, जबकि दूसरी तरमीम में कहा गया है कि जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त न दी हो उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। ज़ाहिर है इसका जो असर है, अगर ये अप्रूव हो जाता है पार्लियामेंट से और ये इन प्रिंसिपल भी आ जाता है या ये इनैक्ट भी हो जाता है, तो इसका मनफी असर PTI पर या सुन्नी इत्तेहाद पर होगा। वज़ीर कानून ने कहा कि ये बिल बहुत सारी कन्फ्यूजन्स को दूर करता है। पार्लियामान कानून साज इदारा है, अदालतें सिर्फ तशरीह करती हैं। ये एक कोवर्ट तनकीद है उसी फैसले पर जिसके तहत कामयाबी मिली है PTI को या सुन्नी इत्तेहाद को। जहां पार्लियामान को लगे उसके इख्तियारात में मुदाखलत हो रही है या आइन को दोबारा लिखा जा रहा है, वहां पार्लियामान को कानून साजी का इख्तियार हासिल है। बिल की हिमायत में 8 और मुखालफत में 4 वोट आए। ये कायमा कमेटी के हवाले से बात है। JUI ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, जबकि पीपल्स पार्टी को कोई रुकन का जो कोई भी रुकन था वो कोर कमेटी, वो जो कमेटी थी कायमा कमेटी, उसमें शरीक नहीं हुआ। नाउ दिस इज़ अ वरीसम साइन फॉर द गवर्नमेंट। इलेक्शंस एक्ट तरमीमी बिल जुमे को मंजूरी के लिए कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। अब देखते हैं कि जुमे के रोज़ क्या होता है। दूसरी तरफ PTI भी इसके ऊपर एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम इसे सेनेट की जो कायमा कमेटी है उससे तो हरगिज़ पास नहीं होने देंगे, और जमात इस्लामी के जो 10 मुतालबात हैं उनके ऊपर भी इसी तरह से बात कर लेते हैं। मुतालबात क्या हैं और उनकी फुलफिलमेंट तक नहीं उठा जाएगा, इस अपने रिजॉल्व को दोबारा दोहराया है जमात इस्लामी ने, और उनके कंधे से कंधा मिलाया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। कितना बड़ा थ्रेट है ये हुकूमत के लिए, या फिर हुकूमत बिला वजह इसके ऊपर परेशान हो रहे हैं? जमात इस्लामी के 10 मुतालबात, हुकूमत और जमात इस्लामी के मुज़ाकरात का पहला दौर 28 जुलाई को कमिश्नर रावलपिंडी ऑफिस में हुआ था, जिसमें जमात इस्लामी ने अपने तमाम
मुतालबात हुकूमती कमेटी के सामने रखे थे। हुकूमत 5 जो यूनिट हैं 500 यूनिट हैं बिजली इस्तेमाल करने वालों को 50% रियायत दे, ये एक मुतालबा है। पेट्रोलियम लेवी ख़त्म करने और पेट्रोलियम मसनूआत में हालिया इजाफे को फौरी तौर पर वापस लेना शामिल है मुतालबात में। गालिबन इस तरह की कोई समरी भी मूव कर दी गई है कि अब नेक्स्ट जो 15 रोज़ हैं उनमें पेट्रोलियम मसनूआत में कमी की जाएगी। इशियाए ज़रूरिया की कीमतों में 20% कमी लाई जाए। स्टेशनरी आइटम्स पर लगाए गए टैक्सेस फ़ौरन ख़त्म किए जाएँ। हुकूमती अखराजात कम करके गैर तरक्याती अखराजात पर 35% कट लगाया जाए। कैपेसिटी चार्जेस और IPPs को डॉलरों में अदायगी का मुआहदा ख़त्म किया जाए। IPPs के साथ किए गए तमाम मुआहदों का जो असर नौ है उसका जायज़ा लिया जाए, जबकि ज़राअत और सनत पर नाजायज़ टैक्स ख़त्म करके 50% उसका जो बोझ है वो कम किया जाए। सनत, तिजारत और सरमायाकारी को यकीनी बनाया जाए ताकि नौजवानों को रोज़गार मिले और तनख्वाहदार तबके पर टैक्स ख़त्म किए जाएँ और मरात याफ्ता तबके को टैक्स नेट में लाया जाए। ये मुतालबात हैं नाजरीन, 10 मुतालबात जमात इस्लामी के। क्या इनकी फुलफिलमेंट नज़र आएगी या कुछ हद तक पूरा कर दिया जाएगा, और मुज़ाकरात जो हुकूमत करने इनसे निकल पड़ी है किस हद तक कामयाब होंगे? तमाम मामलात पे आज हम रोशनी डालेंगे इंशाल्लाह। यहाँ स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करते हुए। वेरी वार्म वेलकम सर आपको। तमाम मामलात पे अपनी जमात का मौक़िफ़ हमारे साथ रखेंगे। ज़ेब जाफ़र साहिबा नाज़रीन मुझे ज्वाइन करती हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की स्टॉलवर्ट हैं, मेंबर कौमी असेंबली, तमाम तर मामलात में हमारी रहनुमाई करेंगी ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टी। और ज़ाहिर है इस बिल को मुतारिफ़ कराने में भी, क्योंकि ज़ेब साहिबा भी इसमें आई बिलीव शामिल थी उन अरकान असेंबली में। आपको भी बहुत खुशामदीद ज़ेब साहिबा। फ़रीद पराचा साहब नाज़रीन जमात इस्लामी से हमें ज्वाइन करते हैं और तमाम तर मामले में अपनी जमात का जो बेबाक मौक़िफ़ है हमारे साथ रखेंगे। और फ़रीद साहब से हम जानेंगे, पराचा साहब से, कि कितना टाइम लगेगा अब इन तमाम मुतालबात को या तो पूरा किया जाएगा या फिर ये कि अभी भी कोई इसका आखिर नहीं है जब तक इन मुतालबात को पूरी तरह तस्लीम नहीं किया जाता। आपको भी खुशामदीद सर। सेनेटर साहब आपसे बात का आगाज़ करती हूँ, बताइएगा अब ये बहुत सारी चीज़ें हो तो रही हैं लेकिन हुकूमत का ये कहना है कि आप लोगों के ख़िलाफ़ कोई नए शवाहिद, अता तारड़ साहब ने कल प्रेस टॉक की है, उन्होंने कहा है कि कोई नए शवाहिद मिले हैं 9 मई के हवाले से, और ख़ास तौर पे आपकी डिजिटल जो आपका मीडिया है उनके विंग को लेकर, तो उसकी वजह से ये जो आपका नित नया जो आपका बयानिया है सामने आ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट से हम बात करेंगे। आज खान साहब ने बड़ा लंबा ट्वीट भी उनके अकाउंट से हुआ है। आप उसी डील के मुतलाशी तो नहीं है जिसके ऊपर आप दूसरे अपने हरीफ को तनकीद करते थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, सबसे पहले तो ये जो मैं तो इस चीज़ की ये जो हम एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना कि डिजिटल टेररिज्म, ये आप एक ऐसी चीज़ के अंदर जा रहे हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी टू पाकिस्तान। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को टेररिज्म की बात कर लेते हैं और आप उस लिहाज से आप ये कर लेते हैं कि भाई क्रिटिसिज्म इज़ इक्वलेंट टू टेररिज्म, दैट्स अ वेरी, मतलब आप ये ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ ग्राउंड्स क्लियर नहीं है और नहीं, वहाँ पे ग्राउंड्स क्लियर नहीं है, वहाँ पे ग्राउंड्स क्लियर नहीं है, बिल्कुल क्लियर नहीं है। तनकीद हर एक इदारे पे हो सकती है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। हर इदारे ने पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी और आई एम श्योर फ्यूचर में भी गलत फैसले लिए होंगे, कोई इदारा इससे वो नहीं है। हाँ। तो उस जगह पे एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान ये मेरा राइट बनता है कि मैं उसके ऊपर एक तनकीद करूं कि ये आप गलत कर रहे हैं या आप ठीक कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम सर पता है क्या है, तनकीद नहीं हो रही है। आप लोग कह रहे हैं हम तो उनसे बात करेंगे, अब बिल्कुल बयानिया 2 हफ्तों से तब्दील हो गया है पीटीआई का। हम लोग तो हमेशा से कह रहे हैं कि हम उन्हीं से ही बात करेंगे। हमने कब कहा है कि हम उन लोगों से बात करेंगे जो कह रहे हैं आपको PMLN लड़वा रही है और आपकी कोई लड़ाई नहीं है। हाँ, ये और बात है। देखिए, जब आप आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें देख रहे होते हैं ना कि किस तरफ जा रहे हैं, क्या हो रहे हैं, आप उसमें से, मतलब आप अभी प्रोग्राम स्टार्ट किए, दरमियान में किसी ने आपको कुछ कह दिया तो आपका उधर से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा प्रोग्राम में क्वेश्चनिंग का तरीका। आप कहेंगे अच्छा है, डॉक्टर हुमायूं का मुझे पता चला है वो तो पहले वहाँ बाहर कुछ कह कर आया है, अब आप किसी ने आपको इन्फॉर्म, तो आपका अचानक वो बदल जाएगा क्वेश्चनिंग का तरीका। ठीक है, सो हमें जब जूं पता चल रहा है हम ये समझ रहे हैं कि एक्चुअली, और ये याद रखें कि जो 25 में या उस वक्त जो हम लोग लॉन्ग मार्च करके आए थे और यहाँ पे इमरान खान ने इस चीज़ को डिसॉल्व किया था,
उसमें हमें पता था कि एक तरफ आर्मी खड़ी है या जो उनके इदारे हैं वो खड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले थे, तो हम आमने सामने आ रहे थे और वो सिचुएशन अच्छी नहीं थी, तो उसको डिसॉल्व कर दिया इमरान खान ने इन स्पाइट ऑफ अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म। उन्होंने डिसॉल्व कर दिया क्योंकि वो कभी इसको करना नहीं चाहते थे। लेकिन फिर जिस तरीके से अब मैं अगेन 25 मई का रेफरेंस दूंगा कि 25 मई को आपको उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप कहते हैं कि उन्होंने 9 में किया, मुजस्मे तोड़े, फलाना किया, उससे पहले कुछ नहीं था। तो मुझे बात बताया कि 25 मई की बजाय 22 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को घरों से उठाना क्यों शुरू किया गया? आप मुझे बात बताएं कि ये मौक़िफ़ है कि 9 मई से पहले ही ये आप समझते हैं पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू हो गया था? ये जो प्लानिंग इनकी थी वो 9 मई से पहले स्टार्ट हो गई थी। ये 25 मई को प्लानिंग थी ये? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। अच्छा, PMLN की वो थी। मेरे लिहाज से PDM की गवर्नमेंट, मैं PDM की गवर्नमेंट को ब्लेम करता हूं, जिसमें JUI भी शामिल थी। मेरी बात सुने ना, मैं उस जमाने में जो गवर्नमेंट थी ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सही है। अब आपको लगता है उसमें से एक जमात अलहदा होकर उसने अपनी इस्लाह कर ली, इन योर व्यू? देखिए, मैं अगर उन्होंने उनके साथ चलते हुए उनको ये एहसास हो गया कि ये लोग तो बेसिकली आपसे सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं, इनका कोई प्रिंसिपल नहीं है, इनका कोई दीन ईमान नहीं है, सिर्फ अपने मतलब के लिए किसी को भी अपनी, वो कहते हैं ना, अपनी एक बोटी के लिए किसी का ये पूरा बकरा ज़िबा करा सकते हैं। तो फिर अगर वो इससे पीछे हट गए, ये रियलाइजेशन आ गई, ये रियलाइजेशन अगर हमें तो ये बहुत पहले से थी ना, दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस हमने कभी इनके साथ बात ही नहीं की, क्योंकि इन्होंने अपनी छोटी छोटी जायदादों के लिए पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान को तबाह किया है। इन्होंने अपने छोटे छोटे, ये जो नहीं है, ये कौन सा ये पोर्ट कासिम के जो उसमें जो इनके रिश्तेदार हैं सैफुर रहमान वगैरह, उनको 2 खरब रुपए दिए उनको इन टर्म्स ऑफ वो कैपेसिटी पेमेंट। उस चीज के लिए उन्होंने पूरे पाकिस्तान का सत्यानाश मार दिया। कैपेसिटी पेमेंट, ये तो आपने बड़ा इल्जाम लगाया है बहुत। आप देख लें, आप उसमें लिखा हुआ है, हर चीज में लिखा हुआ है। डॉक्यूमेंट्स में आप कहते हैं नुमाया है। शहजाद शहबाज और डायरेक्टर्स में से ये सैफुर रहमान, आप जरा कर लें, पोर्ट कासिम के जो वो है, जो कि दुबई है, उनमें से यही लोग हैं, और ये वाया कतर के वो उन लोगों ने किया हुआ है, सारा कुछ उसमें लिखा हुआ है। तो काफी अच्छा, एक मिनट, लेकिन मैं एक बात करूंगा, अब आई डोंट नो आप उसको टच करेंगे या नहीं करेंगे। ये याद रहे, अब आप इसको, ये जो एक्ट इन्होंने पास किया, इसको आप टच करेंगे? इस पे तो हमने तफसीली बात करी, मैं आती हूँ उसकी तरफ भी, बल्कि मैं यही ज़ेब साहिबा की तरफ भी ये एक कंजंक्शन में ये सवाल रखती हूँ। ज़ेब साहिबा वो कह रहे हैं IPPs के अदायगियों की मद में आप लोग अपने रिश्तेदारों को नवाज रहे हैं और सारा कुछ ऑन द एक्सपेंस ऑफ नेशनल एक्सचेकर। बड़ा संगीन इल्ज़ाम है। कुछ वैसे भी हमने इसकी कई जगहों पे वैसे भी कोई गूंज सुनी थी। क्या आप इसको डिफेंड करेंगी, इस इल्ज़ाम को? दूसरा ये कि ये जो पीपल्स पार्टी ने कायमा कमेटी में इस आपके तरमीम के ऊपर वोट नहीं दिया या एब्सटेन किया या वो एब्सेंट थे सिरे से, क्या उम्मीद है आपको कि ये जुमे के रोज वोट दे पाएंगे जब नेशनल असेंबली में इसके हवाले से वोटिंग होगी? तो क्या वजह है? पीपल्स पार्टी कोई अपने रीथिंक तो नहीं कर रही अपने अलायंस को आपके साथ? जी, सबसे पहले तो मैं शुरू करूंगी, ये बात की थी सोशल मीडिया टेररिज्म के ऊपर। आई रियली वांट टू गिव माय रिमार्क्स ऑन दैट। देखिए, जमहूरियत का हुस्न है कि अपोजिशन अपनी राय दे, लेकिन क्या ये जमहूरियत का हिस्सा है कि आप पर्सनल वेंडेटा शो करें सोशल मीडिया पे, या आप किसी अदारे को या किसी शख्सियत के ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगाएं? मैं अभी लंबी बात नहीं करती हूँ। हालिया में हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो थी अस्मा बुखारी साहिबा के ऊपर जिस तरह उन्होंने जो फॉल्स एलिगेशन लगाया, जो एक गलत वीडियो वायरल की गई, एक औरत की इज्जत और उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर विक्टिम किया गया, तो ये इसका मैं जवाब चाहूँगी कि इसके पीछे कौन था? मतलब आप ही की टीम के जो लोग थे, वो क्या प्रूफ करना चाहते थे? आज हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पर्सनल अकाउंट के ऊपर इस तरह के रिमार्क्स दिए जाते हैं, तो ये कौन सी जो है डेमोक्रेसी है? ये आप क्या दिखाना की कोशिश कर रहे हैं? राय का जो है डिफरेंट होना, तो वो तो जमहूरियत का हुस्न है, बट आप जो पॉइजन जो माशरे में फैला रहे हैं, जो नफ़रत आप फैला रहे हैं, इसका ज़ाला कौन करेगा? ये तो हमारी अगले आने वाली नस्लें भी इसको ख़त्म नहीं कर सकेंगी। इन्होंने कहा कि जी इससे पहले तो PTI ने कभी भी किसी भी जो है प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं लिया। आपको याद होगा हमारी ही हुकूमत थी, 2013 का धरना, किस तरह इन्होंने पूरी पार्लियामेंट को जो था पूरी
कॉर्डन ऑफ करके उसको हम लोगों को एज मेंबर पार्लियामेंट हम हाउस में नहीं जा सकते थे। किस तरह इन्होंने हमें एज मेंबर पार्लियामेंट जो है विक्टिमाइज किया क्योंकि हम दूसरी पार्टी से थे। कैसे सिविल डिसोबीडियंस की कॉल इनकी पार्टी ने दी, इनके अपने लीडर ने दी। और आपको याद होगा कि यही मेट्रो थी जो जलाई गई, ये दरख्त जलाई गई जब ये इनका काफिला जो था KPK से आ रहा था। तो इन जी बिल्कुल, तो मैं इनसे ये पूछना चाहूँगी कि ये इनका पुरअमन एहतजाज था, ये जमहूरियत का ये हुस्न था, ये किस चीज़ की बात करते हैं? पॉइंट मेड ज़ेब साहब, ये बता दें कि पीपल्स पार्टी वाले क्यों आपके साथ वोटिंग में एब्सटेन कर रहे हैं? मतलब ये कायमा कमेटी में उन्होंने एक बड़ा हैवी सिग्नल नहीं दे दिया आप लोगों को? जी, जीवा साहब पीपल्स पार्टी के मेंबर हैं और शायद वो ज़रा साइड पे बैठे हुए थे तो शायद उनकी नज़र नहीं गुजरी होगी, वो बैठे हुए थे। तो पीपल्स पार्टी से एक नुमाइंदगी हुई है और पीपल्स पार्टी जो आप देखेंगे कि जुम्मे के रोज़ जब ये बिल इंशाल्लाह ताला जो अमेंडमेंट्स जो पास होंगी तो आप देखेगा कि इसमें पीपल्स पार्टी हमारे साथ होगी। इसमें दूसरी राय नहीं है। अगर आप इस अमेंडमेंट पर बात करना चाहें तो देखिए, एज पॉलिटिशियन, एज पार्लियामेंटेरियंस, ये हमारी ड्यूटी है कि रूल ऑफ लॉ को हम आगे देखें और जहां हमें लगे कि नुकात पे चीज़ों को क्लियर करना चाहिए वहां पे हम अमेंडमेंट्स पेश करें एज पार्लियामेंट। यही तो हमारा काम है। यही बात अगर हम लेके आते हैं तो इसको आप सियासी रंग ना दे। ठीक हो गया, आप बड़ी कॉन्फिडेंट हैं, आप कह रही हैं पीपल्स पार्टी जुमे के रोज़ भरपूर वोटिंग करेगी और हमारी कोशिश है पीपल्स पार्टी से हम अभी प्रोग्राम के दौरान भी उनका मौक़िफ़ शामिल करें कि वाक़तन ऐसा ही है और क्या वो फुल सपोर्ट अपना दे रहे हैं इस मामले में गवर्नमेंट को। फरीद पराचा साहब, सर आपकी तरफ रुख करती हूँ, कितना खुश आइंद है आपके लिए ये जो PTI ने साथ देने का या इमरान खान साहब ने आपकी तरफ अपना जो एक पलड़ा है वो डाला है कि आपके एहतजाज में PTI के भी कारकुनान शरीक हों? कितना आपको लगता है कोई वज़न मिला है आपकी तहरीक को इस PTI की शमूलियत से? और दूसरा ये फरमाइएगा कि ये जो मुज़ाकरात का सिलसिला है, सीरियसनेस नज़र आ रही है सर आपको गवर्नमेंट की इस मामला में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम खैर मकदम करते हैं इमरान खान साहब के इस ऐलान का और PTI के अपने दोस्तों का। ये दुनिया में आम तौर पर अपोजिशन जमातें मिलकर एहतजाज करती हैं और मिल के एहतजाज करने का एक मॉडल ये भी होता है कि आप शहर के एक हिस्से में अपना एहतजाज करें, हम शहर के दूसरे हिस्से में एहतजाज करेंगे एक ही वक्त में। यानी मुतालबात का एहतजाज का रुख एक हो और अपने अपने प्लेटफार्म हो ताकि कहीं कोई कारकुनों के दरमियान कोई बदमज़गी या कोई ऐसी सूरत ना आए। लेकिन यह कि अभी इस तरह की कोई सूरत हाल पे अगर कहीं कोई पार्टियों की आपस में बात होती है तो इसका मेकनिज़म तय किया जा सकता है और ताकि ये कुव्वत ज़्यादा बढ़े। मुतालबात ठीक है, मुतालबात वो हैं कि जिसकी आप भी तायद करेगी हर कोई करेगा और नून के कारकुन भी कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के कारकुन भी कर रहे हैं। कोहराम तो हर घर में मचा हुआ है। ये बिल जो है ये तो हर जगह आए हुए हैं और लोगों के लिए अपना खाना पीना करें या अपने किराए के मकानों का किराया दें या बूढ़े बाप के लिए, माँ बाप के लिए दवाई लें या अपने बच्चों की तालीम दिलाएं या उनका इलाज करवाएं या बिजली के बिल दें। बहुत सही बात है। यानी तराजू के एक पलड़े में बिजली का बिल है और दूसरे पलड़े में सारी इंसान की ज़रूरियात दूसरे पलड़े में रख दी गई हैं। और ये हम अगर धरना दे के ना आते तो ये हुक्मरान तो जो कुछ बेच चुके हैं IMF के आगे, ये तो फिर और से और आगे बढ़ते। इनके हाथ तो कुंद छुड़ी तैयार है और उससे इन्होंने ज़िबा करना है, उसके लिए ये लगे हुए हैं ईद कुर्बान से और उस वक़्त से ये मुसलसल आवाम को ज़िबा करते चले। फरीद पराचा साहब, सर अर्ज़ आपसे एक ये है, एक बड़ी अहम बात का आपने बजा फरमाया। आप माशाल्लाह बहुत सीनियर सियासतदान हैं। ये आपको पता है जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है फौरी तौर पे जो भी जिसके खिलाफ एहतजाज होता है वो एक उनके जहन में बात आ जाती है और वो कभी खुल के कभी ढके छुपे उस बात का इजहार भी करते हैं कि शायद कोई इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई कहा गया है या कोई उनकी तरफ से हिमायत हासिल है, सपोर्ट हासिल है। अगर PMLN के जो कैंप है उनकी तरफ ऐसी कोई सोच मौजूद है, क्या आप उसकी नफी करना चाहेंगे? क्या कोई कहीं से आपको कोई सपोर्ट या हौसला अफजाई मिल रही है ऐसी कोई? देखिए किस तरह की, यानी जो वो खुद है इसी चीज़ के आदी हैं और कि वहाँ से अपना ताल्लुक़ जो है वो जाहिर करें। अगर कोई हमारा मामूली सा भी ताल्लुक़ होता तो कराची की मेयरशिप हमें ना मिलती। कराची की मेयरशिप तो हमने वोट लिए हुए थे ना और उन वोटों की बुनियाद पे हमें मिले।
6 सूबाई असम्बली की सीटें हमें वहाँ पर फॉर्म 45 मौजूद हैं, वो MQM को दे दी गई। तो हमें हमारा तो एक मौक़िफ़ है, बिल्कुल हम अफवाज पाकिस्तान का एहतराम करते हैं, उनके कुर्बानियों का एहतराम करते हैं, लेकिन उनकी सियासी अमल के बारे में हमारा बिल्कुल एक वाज़ेह नुक्ता नज़र है कि फ़ौज हो या हमारा कोई भी इदारा हो, जुडिशरी हो या कोई हो, उनकी हदूद मुतय्यन है कॉन्स्टिट्यूशन में, उन्हें उनकी पासदारी करनी चाहिए और सियासतदानों को सियासी मामलात अपने तौर पर अपने फोरम पर हल करने चाहिए। अच्छा, ये सर आपने जो फरमाया ना, ये वाली सियासतदानों के हवाले से बात, उस पर थोड़ा मुझे ब्रेक का भी कहा जा रहा है, वापस आती हूँ, आगे बढ़ाएंगे इस बहस को। पराचा साहब ने जो ये बात की, सियासतदानों को भी चाहिए कि सियासी फोरम के ऊपर इंतखाब करें और वहीं पर अपने मसाइल हल करें। क्या ये तनकीद PTI की तरफ बनती है, क्योंकि आप हमेशा कहते हैं कि आपने मुज़ाकरात या बात सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से करनी है? आफ्टर द ब्रेक ऑन दिस नाज़रीन। वेलकम बैक नाजरीन जी। सेनेटर साहब, अभी रिजर्व सीट के ऊपर आप पहले भी बात करना चाह रहे थे और वही वाली बात है, ज़ेब साहिबा कहती हैं अगर ये पास हो जाता है ये तमाम तर तरामीम, तो रिजर्व सीट्स जिस जमात ने नहीं दी है उसको दोबारा मिलने की सहूलत नहीं दी जाएगी। कानून को या आइन को रीराइट करने की भी जो आपको सहूलत बार बार दी जाती है, वो कहते हैं, आपको याद होगा PMLN ने कहा था कि जो हमजा शहबाज साहब जिस इलेक्शन के जरिए चीफ मिनिस्टर बने थे, उसके ऊपर भी जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था, वो भी PMLN समझती थी कि कानून को और आइन को रीराइट करने के मुतरादिफ था, और हल्फ भी अब आप बदल नहीं पाएंगे अगर ये पास हो जाता है। देखिए, इस तरह है, मैं एग्री करता हूँ कि अगर आपका हल्फ कहीं हुआ है तो वो बदलना नहीं चाहिए। मैं एग्री करता हूँ कि ये सारी चीज़ें, और ये पहले भी लिखा हुआ है, ये उस वक्त भी है। ये जो करना चाह रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं कि ये जो जजमेंट आई है, अब मैं बता देता हूँ। इस तरह है कि जो आपने शुरू में कहा था कि मजबूरी के तहत, देखिए एक चीज़ होती है मजबूरी के तहत, एक चीज़ होती है एक आइनी इदारा है, उसने एक जजमेंट दी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पॉलिटिकल पार्टी कॉन्टेस्ट नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास उनका सिंबल नहीं है, और उनके जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो कैंडिडेट सारे इंडिपेंडेंट कहलाएंगे। ये जजमेंट आई थी। इस जजमेंट के ऊपर 11 आउट ऑफ 13 जजेस ने कहा है ये जजमेंट गलत है। 11 जिनमें से 4 एक प्रेजेंट और 3 फ्यूचर के चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं, उन सब लोगों ने कहा है कि ये जजमेंट गलत है। उस जजमेंट को सेट असाइड कर दिया है। जब आप जजमेंट को सेट असाइड कर देते हैं तो फिर वो जो कॉन्सेप्ट है ना, क्योंकि जब वो चीज़ कलदम हो गई, डिसाइड नहीं किया है सर, उन्होंने कलदम करार दे दिया ना, वो गलत है। हाँ, देखिए वो तो सर सुप्रीम कोर्ट का अपना वर्डिक्ट था ना, उसकी एक इंटरप्रिटेशन की इलेक्शन कमीशन ने, सुन लेना, उन्होंने अपने वर्डिक्ट को थोड़ी सेट असाइड किया है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जजमेंट जो थी उसको कलदम करा दे दिया कि आपकी हमारी जो हमने जो जजमेंट दी थी 13 जज की, वो आपने उसकी गलत इंटरप्रिटेशन किए, तो आपकी जजमेंट जो उस बेसिस पे आपने लोगों को इंडिपेंडेंट करार दिया वो गलत है। ठीक है, अच्छा, जब उनकी जजमेंट गलत हो गई तो वो उस जजमेंट की वजह से जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे वो इंडिपेंडेंट नहीं रहे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हो गए। उनको चॉइस नहीं मिला था, बिकॉज ऑफ दैट जजमेंट उनको चॉइस नहीं मिला था कि वो पॉलिटिकल पार्टीज के जो आर्टिकल 66 के तहत उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है वो लेके जमा कराएं। उनमें से 39 ऐसे हैं जिन्होंने 3 मुख्तलिफ पार्टियों के जमा कराए हुए थे, लेकिन उसमें भी इबाम ये था कि इनमें से ये 39 एक्चुअली डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, और बाकी लोग थे उनको कहा था सिर्फ आप एक पार्टी का करो। ठीक है, तो उन लोगों ने वो किया था, ये उस जजमेंट की बेसिस पर था। जब जजमेंट खत्म हो गई तो जिस बेसिस पे ये कहते हैं ना कि वो 3 दिन उनके पास है, वो 3 दिन तो इलेक्शन के बाद है। अब हम उससे पहले चले जाएंगे। उससे पहले ये चीज हो रही है कि आपके पास एक टाइम फ्रेम होता है जो कि आप इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत जो एक रुकन है वो इलेक्ट होके आ गया। नहीं, अब वो नहीं, अब वो इंडिपेंडेंट इलेक्ट नहीं हुआ, उसका जो PTI के टिकट पे, अब वो PTI के टिकट पे। हाँ, अब उसको ये याद रखें, इलेक्शन इस सिंबल मिलने से पहले आप
इलेक्शन एक्ट 2017 का आर्टिकल 57 पढ़े, वो आपको बताता है कि उसका जो H वाला है ना, उसका मेरे ख्याल में 2 का H जो है, वो कहता है कि इस वक्त आपको सिंबल मिलता है। सिंबल से पहले के जो 15 दिन हैं जिनमें वो जो एक कैंडिडेट है वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को अपने पेपर सबमिट कराता है, तो फेर हो गया। वो अब 15 दिन इनको मिले हैं कि आप क्यों इसके ऊपर हक पर हैं और आपकी बात क्यों ठीक है, लेकिन अगर ये एक्ट आ जाता है ये उस पे नहीं लागू होगा, ये उस पे लागू ही नहीं होगा, ये उस पे नहीं लागू होगा। क्यों? देखिए वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स नहीं रहे, चूंकि वो डिसीजन गलत था, वो अब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स नहीं रहे। ओके, योर पॉइंट है कि इसको आने के बाद भी जो आपका स्टेटस है उस पे नहीं होगा। हाँ, उसमें एक चीज जरूर हो सकती है कि ये जो जजमेंट आई है ना, वक्त का फर्क हो जाएगा, आप कहते हैं। नहीं, ये फ्यूचर में एज अ रेफरेंस नहीं यूज होगा। नंबर 2 जो आपने बात की है, वो दूसरी जो बात की थी ये सुप्रीम कोर्ट वाली, वो दिमाग से निकल गया। अच्छा, खैर एनीवे, तो इसका उस पे कोई असर नहीं होगा। बस ये दिस इज द पॉइंट, ये वाली बात अहम है जो भी ज़ेब साहिबा आपने सुना। अगर ये पास भी हो जाए तो उनके अपने जो इंटरप्रिटेशन है, ये पीटीआई की इंटरप्रिटेशन अभी सेनेटर साहब ने अभी बताई है आपको, वो कहते हैं कि उनके ऊपर कोई असर नहीं आएगा। जो लोग हैं अब वो पीटीआई के हैं, और ये तमाम तर इलेक्शन कमीशन की अगर इंटरप्रिटेशन ही गलत थी तो फिर ये तो वापस पीटीआई के हो गए, अब तो ये इंडिपेंडेंट है ही नहीं ये लोग। देखिए जी, इलेक्शन कमीशन खुद अपना मौक़िफ़ पेश करेगी। आई थिंक आई एम नॉट गोइंग टू एडवोकेट दैट। बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट अदारा है विद ऑल रिस्पेक्ट, और उनका अपना फैसला है, लेकिन पार्लियामेंट एक इंडिपेंडेंट अदारा है। एंड वी एज लॉ मेकर्स हम अमेंडमेंट्स लेके आ सकते हैं। अगर ये समझते हैं, सेनेटर साहब ने जिस तरह कहा कि ये अफेक्ट उनको नहीं करेगी, तो फिर तो पीटीआई को इसको अपोज ही नहीं करना चाहिए। जुम्मे के दिन वो भी इसके हक में, क्योंकि एज अ स्पिरिट इससे वो इत्तेफाक करते हैं। वो इत्तेफाक करते हैं कि ये जो अमेंडमेंट्स है, ये फ्लोर क्रॉसिंग और ये जो यू टर्न कल्चर है, इसको ख़त्म करेंगे। तो अगर ये आने वाले वक्तों के लिए भी बेहतर है, मुफीद है कि जो शख्स जी तो फिर तो आपको करना नहीं चाहिए, बिकॉज यू बिलीव इन दिस। देखिए, जब आप रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाते हैं एज ए कैंडिडेट, इट्स यू एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, ये आपकी अपनी है, आपकी आज़ादी है कि आप किस पार्टी को ज्वाइन करते हैं। बट वंस यू गिव अ पार्टी, आप एक पार्टी की तरफ से कोई आप अपना सिंबल देते हैं, देन यू शो दैट यू एफिलिएटेड विद दैट पॉलिटिकल पार्टी। बट हमारा यहाँ पे जो अमेंडमेंट हम लेके आए कि वंस यू मेक दैट डिसीजन देन यू कैन नॉट रिवोक इट, then you cannot go back on it। और ये जो कल्चर यू टर्न का ये जो हम देखते आ रहे हैं, इसको ही ख़त्म करना चाहिए ना। इसी तरह मैं कहती हूँ कैंडिडेट का भी हक नहीं मारा जाएगा, वो भी ब्लैकमेल नहीं होगा। लेकिन ज़ेब साहिबा, मैं आपसे अर्ज करूँ, वो कहते हैं कि उनका दूसरा नुक्ता नज़र, अगर इस पर मैं काउंटर करूँ उनकी तरफ से सवाल के तौर पर आपसे, कि वो कहते हैं कि अगर आप फ्लोर क्रॉसिंग को भी आप अवॉइड करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें भी फिर नहीं होनी चाहिए, तो वो जो हमजा शहबाज साहब का भी जो इलेक्शन था, वो तो उसमें कई सारे डिसिडेंट्स थे ना पीटीआई के, जिनके जरिए आप लोगों ने वोट डाला था, और उसको तब आपकी जमात ने कहा था, जब उसको अंडू किया था सुप्रीम कोर्ट ने, कि ये तो आप आइन को रीराइट कर रहे हैं, तो फिर वो भी तो फ्लोर क्रॉसिंग के जुमरे में था ना, जिसकी मदद ली थी आपकी जमात ने बैक इन द डे। मैं उसमें बात करना चाहूँगा एक चीज, आप क्या एक चीज मैं सॉरी ज़ेब साहिबा, ये एक जुमला ले लें, सॉरी ज़ेब साहिबा, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं एक बात करना चाहता हूँ, उसके बाद आप बात कर लें। देखिए, इस तरह है, वो जो फ्लोर क्रॉसिंग थी ना, वो जो आर्टिकल 63, ये याद रखें, ये प्रीएम्प्टिव है। जैसे आपने कहा ना, ये फ्लोर क्रॉसिंग नहीं करने देना। अगर मैं आपसे पैसे लेके फ्लोर क्रॉसिंग करके मैं फारग हो जाता हूँ, आपको हुकूमत मिल जाती है, इस चीज को रोकना है, फ्लोर क्रॉसिंग को रोकना है, तो बजाय इसके कि मैं वोट डाल दूं, सब चीजें हो जाए और उसके बाद हो जाए, इसका कोई तुक नहीं बनती। जी ज़ेब साहिबा, बट देखिए जी, मैं आपके ना व्यूज़ के लिए थोड़ा सा पढ़ना चाहूँगी 1-2 पॉइंट्स इसके अमेंडमेंट के, ताकि उनको भी पता थोड़ा सा क्लियर हो, इफ़ यू अलाउ मी। जी देखिए जी, इसमें अमेंडमेंट जो है सेक्शन 66, इसमें जी बी में है, इफ़ अ कैंडिडेट्स बिफोर सीकिंग अलॉटमेंट ऑफ अ प्रिस्क्राइब्ड सिंबल हैज़ नॉट फाइल्ड a declaration before returning officer after his affiliation with a particular political party by submitting party certification for the political party confirming that he is a party candidate, he shall be deemed to be considered as an independent candidate and not a candidate of any political party. So you have a time frame to decide that which party you're going to join or remain independent. इसी में जो हमने 104 सेक्शन अमेंडमेंट 3 में जो लाए हैं, उसमें जी है
providing further that if any political party fails to submit its list for reserved seats within the aforesaid prescribed time before period, it should not be eligible for the quota in the reserved seat at a later stage. اب اس میں بھی جو آپ دیکھیں کہ اس میں بھی ورکر کا حق مارا جاتا ہے کہ جب آپ اتنی ان کو لیونیج دیتے ہیں تو نام چینج ہو جاتے ہیں, ورکر کو ہٹا کے کسی کی بہن و بیٹی کو لے کے آ جاتے ہیں, تو یہ تو آپ کو ایک پروٹیکشن دی جا رہی ہے. اور بلکہ اس میں آئی تھنک یہ سب پارٹیز کو جو ہے ہم تو قانون کو مضبوط کر رہے ہیں اور کلیریفائی کر رہے ہیں آنے والے وقتوں کے لیے. آپ کی کیا اس پہ انٹرپریٹیشن ہے؟ یہ بھی ایک بات ایک ظاہر ہے آپ کی بھی آ جائے اس پہ کہ یہ آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ ساری پارٹیز کو اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے, یہ جو ترامیم لائی جا رہی ہیں الیکشنز ایکٹ 2017 میں, اس سے فلور کراسنگ رکے گی, وفاداریاں تبدیل کرنے کی جو یہ روش ہے یہ ختم ہوگی؟ آپ کو لگتا ہے ایسا ہوگا؟ یہ دیکھیں نا, قانون سازی بھی نظریہ ضرورت کے تحت ہو رہی ہے, اور ایسی قانون سازی کا لباس ہے جو کسی خاص چیز کے اوپر فٹ کر کے, کسی مسئلے پہ فٹ کر کے کی جائے, اس کو امتیازی قانون سازی کہا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون تو موجود ہے, قانون موجود ہے. اب قانون کی ایک تشریح الیکشن کمیشن نے کی, ایک تشریح عدالت نے کی. اب اس کے بعد اس معاملے کو عدالت کے پاس جانا چاہیے, اور قانون کے ذریعے سے پھر عدالتوں کو بھی روکنا, یہ سانپ اور سیڑھی کا ایک کھیل ہے جو جاری ہے. اس کے لیے یعنی جو سیاسی استحکام ہے اس کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ پارلیمنٹ کی بات پارلیمنٹ کے ساتھ ہو, پارلیمنٹ کے اندر آئیں, اور بہت سارے معاملات کو اس طریقے سے لے کے چلنا چاہیے کہ جس میں عدلیہ کی ضرورت بھی کم سے کم پڑے اور نئی قانون سازی کی ضرورت بھی کم سے کم پڑے. اب اس کے لیے کیا طریقہ ہے, کیا چیز ہے, ہم تو چونکہ اس وقت پارلیمنٹ میں نہیں ہیں, اور وہ جو آپ نے اس وقت سوال پوچھا تھا یہ بھی تھا کہ ہمارے 25 لاکھ ووٹ آئے تھے 2024 کے الیکشن میں, لیکن ہمیں ایک سیٹ بھی قومی اسمبلی کی نہیں لینے دی گئی. تو بہرحال یہ ہے کہ اس سارے معاملے میں ہم یہی سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا موجودہ حکمران ہو, کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سیاست کے معاملات جو ہیں وہ سیاسی عمل کے ذریعے سے. فرید پراجا صاحب, اتنی بات اور بھی آپ فرما دیں کہ یہ جو پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ دوسرا جنرل الیکشن اسی سال ہونا چاہیے, اب مسئلے کا یہ حل ہے, کیا آپ اس حل سے اتفاق کرتے ہیں, اس تجویز سے اتفاق کرتے ہیں پی ٹی آئی کی؟ نہیں, اس صورت میں تو ہم نہیں اتفاق کرتے نا کہ جی وہی الیکشن کمیشن, وہی حکومتیں, وہی ہتھکنڈے, کون سی چیز بدلے گی, کس چیز کا فرق آئے گا؟ صرف یہ کہ اس وقت ان کو سمبل نہیں ملا, اگلی دفعہ سمبل مل جائے شاید. سوال یہ ہے کہ اگر یہ ساری جماعتیں مل کے, پی ٹی آئی ہو, جماعت اسلامی, باقی بھی, کہ متناسب نمائندگی کی طرف ہم آئیں, اور یہ جو الیکٹیبلز کی ہے کہ کچھ الیکٹیبلز ایک وقت میں اٹھا کے ادھر کر دیے جاتے ہیں, پھر ادھر سے ادھر کر دیے جاتے ہیں, یہ سلسلہ جو ہے یہ بند ہو, تو اس کے لیے دنیا کے 107 ممالک میں متناسب نمائندگی کا نظام ہے, جس میں پارٹی کی اہمیت ہے, جس میں منشور کی اہمیت ہے, جس میں کینڈیڈیٹ کی بھی اپنی کوالٹی ہے, اہمیت ہے, وہ صرف الیکٹیبلز نہیں ہے بلکہ درست بات ہے. یہ کبھی اس نظام کا کون بینیفیشری ہوتا ہے, کبھی کون ہوتا ہے, لیکن یہ سب کے مفاد میں ہے میوچولی کہ اس طرح کی کوئی چیز کی جائے. لیکن زیب صاحبہ, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, میں بریک کے بعد آپ کی طرف آؤں گی. سیدھی بات یہ ہے, بھی فرید نے بھی فرمایا کہ یہ آپ نظریہ ضرورت کے تحت قانون لا رہے ہیں, اور بالکل سمپلسٹک اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہے جو پی ٹی آئی والے تمام لوگ کر رہے ہیں کہ آپ ریزرو سیٹس چاہتے ہیں کہ ان کو نہ ملیں اور وہ آپ لوگوں کے پاس انٹیکٹ رہیں, تاکہ آپ کی جو میجورٹی ہے یا جو آپ کی کولیشن کے پاس جو اسٹرینتھ ہے اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ ہو پائے. بڑی سیدھی اس کی انٹرپریٹیشن سب کی طرف سے یہ کی جا رہی ہے. آپ کیا اس کو غلط کہتی ہیں اس انٹرپریٹیشن کو؟ آفٹر اے بریک پلیز. ویلکم بیک ناظرین. زیب صاحبہ کی طرف جو بریک سے قبل سوال کیا تھا وہی لے کے جاتی ہوں, لیکن ایک اور بریکنگ نیوز کے طور پر یہ چیز آپ سب کے سامنے رکھنا ہے کہ چاہتی ہوں کہ ابھی ڈیورنگ دا بریک ہی ہم چونکہ رابطہ کر رہے تھے پیپلز پارٹی کے متعدد لوگوں سے کہ وہ اس بات پہ کامنٹ کریں.
पीपल्स पार्टी के तकरीबन हर बंदे ने जिससे हमने रब्ता किया है, सिटिंग पार्लियामेंटेरियंस एंड इवन दोज हु आर नॉट पार्लियामेंटेरियंस, ये कहते हुए नजर आए हैं कि अभी हमें पता नहीं है कि हमने इस पे वोट देना है या नहीं देना, एंड वी हैव बीन टोल्ड नॉट टू स्पीक ऑन दिस मैटर। एक बल्कि उनके सिटिंग पार्लियामेंटेरियन पीपल्स पार्टी के इतने पुराने हैं कि गालिबन जितनी पुरानी पीपल्स पार्टी खुद है, और अभी वो मौजूदा पार्लियामेंटेरियन है। उन्होंने क्लियर ये बात की है कि अभी भी ये अनडिसाइडेड है कि वोट जुमे के रोज़ उन्होंने इसके हवाले से उनकी पार्टी ने देना भी है या नहीं देना है, इसलिए लिहाजा बात नहीं हो सकती। ज़ेब साहिबा, पहले इस पर आपका रिएक्शन कोई आ जाए, और जो ब्रेक से कबल मैंने आपसे सवाल किया था, इंटरप्रिटेशन इसकी ये है कि आप अपनी रिजर्व सीट्स बचाना चाहते हैं और आपको हुकूमत जाती भी नज़र आती है, अपनी मेजॉरिटी जो है वो हिलती भी नज़र आती है, इसलिए ये जो है ये नी जर्क रिएक्शंस आ रहे हैं आपकी जमात की तरफ से। देखिए जी, पीपल्स पार्टी इंडिपेंडेंट है और उनकी अपनी राय है। मे बी उन्होंने बिल को थोड़ा और स्टडी करना होगा, उनके पास एक और दिन है जुम्मे से पहले, तो अगर वो अपनी इसमें अपनी उसको थरो स्टडी के बाद अपनी कमेंट्स देना चाहते हैं तो ये उनकी अपनी आज़ादी है, बट आई थिंक कि इंशाल्लाह ताला दे विल बी ऑन बोर्ड। दूसरी बात आपने पूछी कि हम अपनी हुकूमत बचाना चाहते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास अपनी हम वी आर फुली कॉन्फिडेंट। और दूसरी बात है देखिए, इनके 39 अरकान के रेशो से तो रिजर्व सीटें आ रही हैं, जो बाकी 41 जो है उनके ऊपर डिबेट हो रही है। तो हमारा हम लोग इनसिक्योर किसी भी तरीके से नहीं है, हम जो हैं अपनी परफॉर्मेंस बेस्ड सियासत करते हैं। तीसरा पीटीआई का आपने बताया कि दे चाहते हैं कि इसी साल इलेक्शंस हो। मैं ये जेयूआई से पूछना चाहूँगी, हमारे सीनियर बैठे हुए हैं, कि इस जमात इस्लामी जी फरीद फराचा साहब क्या पीटीआई जमातुल इस्लामी से पूछना चाहूँगी कि आई वुड लाइक टू नो कि आपके ख्याल में कि इलेक्शन इस चीज़ का हल है जो ये पीटीआई डिमांड करी, और अगर पीटीआई ने ही हुकूमत में आना था तो पीपल्स पार्टी ने तो उनको अप्रोच किया था और उनको कहा था कि हमारे साथ हुकूमत बनाए, तो उस पे उनको अगर हुकूमत बनानी थी तो फिर क्यों नहीं बनाई। और बात ये पीपल्स पार्टी को आफ्टर थॉट्स तो नहीं आने लगे क्या अभी? और ज़ेब साहिबा, इसमें ये वाली बात भी है कि वो आपको लगता है मेजॉरिटी नहीं हिलेगी अगर रिजर्व सीट्स इनके पास चली जाती हैं? आप अभी भी कॉन्फिडेंट हैं? जी, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट, बिकॉज मैंने आपको बताया कि हमारा फोकस जो है इस वक्त हम पॉलिटिकल टारगेट्स नहीं कर रहे, जिस तरह पीटीआई की हुकूमत में वो 3.5 इयर्स में इनकी क्या परफॉर्मेंस रही। कोई ये लैंडमार्क छोड़ के बता दें कि ये 3.5 इयर्स में तो बहुत बड़ी आपकी स्टेटमेंट है, बड़ी ब्रेव स्टेटमेंट है, बल्कि मैं कहूंगी आपको ये नहीं कहेंगे कि आप सिस्टम की इस्लाह के लिए आप कानून साजी कर रहे हैं, हुकूमत आए जाए इससे आपकी पार्टी को कोई गर्ज नहीं। जी बिल्कुल, और इसमें जबरदस्त बात है। नहीं, इसमें हमें कोई नहीं। और ऑन टॉप, और दूसरी बात ये देखें, हम ये चाह रहे हैं कि आज ये जो 10 नुकात जो उठाए हुए हैं, ये हमारी भी यही परेशानी है। प्राइम मिनिस्टर साहब का यही कोशिश है कि किसी तरीके से ये महंगाई कम हो। ये बिजली में उन्होंने 5 ये जो पीएसडीपी से निकाल के $50 बिलियन डाल के इन्होंने जो 3-4 महीने का जो गरीब आवाम जिसके 100-200 यूनिट की बिजली वो जो यूज़ करते हैं उनको सब्सिडी दी गई है। और आगे भी उनके जो प्लान है इसी तरह के हैं कि हम नौजवानों को रोज़गार दें। उनकी फर्स्ट तरजीह ये है, हम मुल्क में अमन लेके आए, तिजारत लेके आए, दूसरे मुल्कों की इन्वेस्टमेंट लेके आए, और CPEC को जो है दूसरे फेज़ 2 पे हम लेके जा रहे। तो हमारा गोल है कि पाकिस्तान को उस मुकाम पे लेके जाएं जहाँ पे हमारा हक है। हमारा फोकस देखें, हमेशा ये तो हमारे मुखालिफिन भी कहेंगे कि जब भी नून लीग की हुकूमत आई है तो हम लोगों ने हमेशा जो एडमिनिस्ट्रेशन जो चलाई है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या आपके पाकिस्तान पूछ लेते हैं मुखालिफिन से, पूछ लेते हैं सियासी मुखालिफिन से। PMLN हैज ऑलवेज प्लेड अ वेरी पिवटल रोल। लेकिन फरीद फराचा साहब, यही तो प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं सर, जो आप लोग जिसके ऊपर धरना देके बैठे हैं वो कहते हैं आपने इसके लिए रोड क्यों ब्लॉक कर दी? यही तो कोशिश है प्राइम मिनिस्टर की, हुकूमत करना ही जा रही है। देखिए ना, जो सवालात हैं वो सारे मौजूद हैं जी। सवालात ये हैं कि ये कैपेसिटी के लिए जो रकम हज़ारों अरब दिए जा रहे हैं, इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग और बरसरे इक़्तिदार पार्टियों के कितने हैं और उनको क्यों दिए जा रहे हैं। जब आप नाम लेते हैं मुआहिदात का, तो वो मुआहिदात वाले तो बेच के अपने लोकल पार्टनर्स को चले गए। उसके बाद ये कैपेसिटी में क्यों अदायगी हो रही है, डॉलर्स में क्यों अदायगी हो रही है। सीधी बात है, किकबैक्स का दरअसल आपको है, आप उसकी एक्यूजेशन लगा रहे हैं कि किकबैक्स का आपको खदशा है। और उसके अलावा ये कि आप टैक्स ले रहे हैं, टैक्स गरीब आदमी से टैक्स ले रहे हैं बिजली के बिल पे, क्यों? किस तरह से आप जो जिस पे टैक्स नहीं लगता उससे भी टैक्स ले रहे हैं?
14 आपने टेक्स्ट शामिल किए हुए हैं उसमें। ज़ेब साहिबा कुछ कहना चाह रही हैं इस बात पे आपसे शायद। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जी पराचा साहब एक जुमला मुकम्मल कर लीजिए। साहिबा आपका भी जुमला में लेती हूँ जी सर। मैंने कहा जी इंतजामी मसारफ में शाहाना मराआत में कोई कमी हुई है तो वो हमें बता दें कि हमने इंतजामी मसारफ में इतनी कमी की है और शाहाना मराआत जितनी भी थी, मुफ्त बिजली, मुफ्त पेट्रोल, गाड़ियां, ये वो, इसमें क्या कमी हुई है ताकि हमें यकीन है कि बहुत सारी चीजें इस मुल्क में तामीर और तरक्की बता दें कोई कमी हुई है ज़ेब साहिबा नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। आप बात करें शहाना गाड़ियों की जी, प्राइम मिनिस्टर साहब की तो इंस्ट्रक्शंस है कि अगर आपने सरकारी दफ्तर में सादी चाय भी पिलानी है तो वो दूध पत्ती भी आपने खुद से घर से अपनी पॉकेट से लेके आनी है। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है इन चीज़ों पे बहुत स्ट्रिक्ट हैं। दूसरी बात ये कि ये जो हम अभी फोकस कर रहे हैं, ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमेटीज़ बनाई गई हैं और इंशाल्लाह ताला ये जो 10 नुकात हैं इनके ऊपर जो है आपको कुछ ही दिनों में जो रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि हम खुद ये चाहते हैं। देखिए हम भी पाकिस्तान का हिस्सा हैं, पाकिस्तानी अवामी मैंडेट लेके ही नवानों में पहुंचे हैं और हमने भी वापस इन्हीं के पास जाना है। हमारे पास कोई ड्यूल नेशनलिटी तो नहीं है कि हमने यहाँ से कहीं भाग जाना है। हमने यहीं पे परफॉर्मेंस करके अपने ही न्यू लोगों में जाना है वापस। हम चाहते हैं कि अपने अवाम को रिलीफ दे और अगर आप सोचो 2 ट्रिलियन का डेवलपमेंट का फंड जो है प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो एलोकेट किया, ये जो बिप्स है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, इसके अंदर 5 बिलियन और ये किक बैक वाली एलिगेशन आप रिफ्यूट करती हैं ऑब्वियसली, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बताएं अब आपके लोगों को कितने इसमें से पैसे जा रहे हैं। अगर तो इसमें ऐसा कुछ साबित हुआ थ्रू दीज कमेटीज, अगर ऐसा कुछ साबित हुआ सो बिलीव मी प्राइम मिनिस्टर साहब उनको माफ नहीं करेंगे बल्कि उनका अकाउंटेबल। बड़ा अहम रिजॉल्व का उन्होंने ऐलान कर दिया है कि मैं बताता हूँ कमेटीज हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इन लोगों ने ये बिल्कुल इन लोगों ने वो सही कह रही हैं, ज़ेब साहबा सही कह रही हैं, ज़ेब साहिबा सही कह रही हैं कि इन लोगों ने खर्चे कम किए हैं और उसी बेसिस पे 7 खिलाड़ियों को 29 लोग लेकर फ्रांस गए हैं और उनको हेड कर रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब। इससे ज्यादा बचत कैसे हो सकती है कि एक खिलाड़ी के लिए 3 उसके ऊपर देखेंगे, कई खिलाड़ी इधर उधर ना हो जाए। एक उसकी गेट पे वो करेगा, एक होटल के लॉबी में करेगा और एक होटल के गेट में जाके देखेगा कि कहीं खिलाड़ी कहीं भाग तो नहीं गया। ये तरीका है। नहीं, एलिगेशन नहीं है, ये आप खुद देख लें, हर जगह पे साबित कर दे तो फिर बात खत्म हो जाती है। आप खुद देख लेना, चेक कर लें कितने। लेकिन देखें वो जो पराचे साहब ने पहले बात की ना कि नजरिया ज़रूरत नहीं है, ये बेसिकली वो कहते हैं ना इन्नमल अमालु बिन्नियात, इनकी नीयत क्या थी, हुआ क्या है, ये लोग चोरी के माल, डाके के माल के साथ रंगे हाथों पकड़े गए हैं। अब ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं ये माल हमें रिटेन रहने दें। माल आप किसको कह के मुखातिब करें? रिजर्व सीटों को, ठीक है। जो बात हुई है मैं एक दफा फिर रिपीट करता हूं, जो राना सनाउल्लाह साहब मैं फिर करता हूं, जो आज़ाद लोग इलेक्शन लड़ते हैं उनके लिए ऑलरेडी रूल्स एंड लॉज हैं कि वो कहीं नहीं जा सकते। जो लोग और उनके पास 3 दिन है वो करें और वो चले जाते हैं, वो और बात है। जिनके पास बड़ा एक पते का सवाल उठाया, उन्होंने कहा आपकी पार्टी अपोज क्यों कर रही है अगर आपको लगता है उसका कोई असर ही नहीं आएगा आप लोगों पे। ये ऑलरेडी है लॉ में, ये ऑलरेडी लॉ में है। तो व्हाई अपोज इट? व्हाई आर यू अपोजिंग द अमेंडमेंट? चेंजिंग एनीथिंग जी, हम तो उस पे टाइम फ्रेम लगा रहे हैं मुस्नियत के। नंबर 2 ये याद रखिए, अगर किसी गलत डिसीजन की वजह से मुझे इंडिपेंडेंट करार दिया गया है और वो डिसीजन कोर्ट में प्रूफ हो गया है कि गलत था, तो मेरा हक बनता है कि मुझे वो जो इंडिपेंडेंट करार दिया जाए वो वापस लिया जाए। ये मेरा हक बनता है। अगर हम यही मुझे हक ना मिले, फर्ज करे मैंने कत्ल नहीं किया और मुझे उसकी सजा मिल रही है और आप कहते हैं कि नहीं तुम फिर भी तुम्हें सजा मिलेगी, ये कहाँ का इंसाफ है? बता दे कि हाँ यार तुमने कत्ल नहीं किया, आपको लेकिन तुम जेल में ही रहोगे, तुम जेल में ही रहोगे। ये चीज नहीं हो सकती। वो फैसला कलदम हो गया कि जिसकी बेसिस पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के नहीं, वो कह रही है उन्हें कोई मसला ही नहीं है, उन्हें कोई वो एक इस्लाह के लिए कर रहे हैं, तरमीम कर रहे हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं है। गवर्नमेंट जाती है आती है, आपके पास एक टाइम फ्रेम है ना जी, अभी थोड़े टाइम, अभी महीना, अभी ये लोग डिले कर रहे हैं, महीने में इंशाल्लाह ताला। अब ये किस तरीके से कर रहे हैं देखें,
महीने में क्या होगा? लोगों ने ये कोशिश, मैं बता, ये कोशिश क्या कर रहे हैं कि ये जो ट्रिब्यूनल्स है ना, ये ट्रिब्यूनल्स को डिले करने की कोशिश कर रहे हैं। जब ट्रिब्यूनल डिलेज हो जाएंगे फिर ये कहेंगे जी वो 180 डेज तो गुजर गए हैं, 100 एंड फलानी डेज तो गुजर गए। ये सिर्फ और सिर्फ डिले कर रहे हैं, और ये लोग देखिए ये बेसिकली वो काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान में सबसे गलत चीज है, वो है कि आप डिलेज करते जाओ, डिलेज करते जाओ। बाकी इनको पता है कि ये चोरी के माल पे बैठे हुए हैं। राइट नाज़रीन, मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा। दिलचस्प बहस है, लेकिन ये मामला अभी आगे चलेगा। आगे आने वाले दिनों में इसकी भरपूर तरह से हम गूंज सुनेंगे। थैंक यू टू द लेडी एंड जेंटलमैन। अल्लाह हाफिज़।